नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। देखिए खबर एक मिनट। बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन है। इसे 10 दिनों के लिए बढ़ाकर 25 मई तक किया गया है। बिहार में 5 मई को लॉकडाउन लगाया गया था। पहले से ही ये तय माना जा रहा था कि राज्य में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। हालांकि कोरोना के केस घटने तो शुरू हुए हैं, लेकिन रोज मिलने वाले पॉजिटिव केस की तादाद अभी भी 10,000 के आसपास है। वहीं मृतकों की तादाद देखें तो रोज के आंकड़े 50 के पार ही रह रहे हैं। आज समीक्षा बैठक में लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए बढ़ाने का ये फैसला किया गया। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को थामने में लॉकडाउन काफी हद तक मददगार साबित हुआ है। लॉकडाउन के बाद नए संक्रमितों की तादाद घटी है। संक्रमण दर घटने के साथ ही रिकवरी दर बढ़ी है। रिकवरी रेट फिलहाल 83.43% है। पटना हाईकोर्ट के नोटिस के बाद बिहार राज्य संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ ने हड़ताल खत्म कर दिया है। हाईकोर्ट ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को जायज बताया है। साथ ही सरकार को आदेश दिया है कि इनकी मांगों को अगले 4 हफ्ते के भीतर पूरा किया जाए। अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के सभी 27,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी कल से होम आइसोलेशन में चले गए थे, जिसके बाद राज्य में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बन गई थी। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। बुधवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। कोरोना के संकट काल में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध कमाई करने वालों की संपत्ति जब्त की जाएगी। सरकार के निर्देश के बाद आर्थिक अपराध इकाई एक्शन में है। आर्थिक अपराध इकाई ने कालाबाजारी करने वाले आरोपियों की जांच शुरू कर दी है। ऐसे सभी मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं जिनमें कोरोना से जुड़ी दवाओं या ऑक्सीजन की कालाबाजारी की गई है। कालाबाजारी से अर्जित संपत्ति जल्द ही जब्त की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई ने पिछले दिनों कई जिलों की पुलिस के साथ मिलकर ऐसी कई कार्रवाइयां की हैं। ऐसे कई गिरोहों को धर दबोचा गया है जो कालाबाजारी के धंधे में लिप्त थे। इनमें हॉस्पिटल संचालक से लेकर कई दूसरे कालाबाजारी भी शामिल हैं। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद ऐसे मामलों पर नकेल लग सकी है और कालाबाजारी के मामलों में कमी आई है। कोरोना से थोड़ी राहत भरी खबर के बीच बिहार में खतरनाक ब्लैक फंगस वायरस की एंट्री हो चुकी है। पटना एम्स और आईजीआईएमएस अस्पताल में ब्लैक फंगस वायरस की पुष्टि हुई है। कल एक ही दिन में 5 मरीजों में इस वायरस की पुष्टि की गई, जिनमें 4 मामले एम्स में सामने आए हैं, जबकि आईजीआईएमएस में 1 मरीज की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों की एक टीम संक्रमित मरीजों के इलाज में जुटी है। इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है। ब्लैक फंगस के लक्षण वाले मरीज सामने आने के बाद हेल्थ विभाग की चुनौती और बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्लैक फंगस आमतौर पर ऐसे मरीजों को होता है जो हाई डायबिटीज के शिकार होते हैं और उन्हें कोरोना का इलाज चल रहा होता है। यह खतरनाक वायरस आंख और हड्डियों पर असर करता है। आंखों की रोशनी भी जा सकती है। मुजफ्फरपुर में निजी अस्पतालों पर कोरोना के इलाज के नाम पर मरीजों से लूट खसोट की शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। धावा दल की कार्रवाई में शहर के 2 बड़े निजी अस्पतालों मां जानकी और प्रसाद हॉस्पिटल में कमियां उजागर हुई हैं। पता चला है कि मरीजों से प्रतिदिन एक ही जांच के नाम पर 5500 रुपए वसूले जाते हैं। आईसीयू में तैनात डॉक्टरों और नर्स की ड्यूटी के रोस्टर तक नहीं मिले। डिस्प्ले बोर्ड पर इलाज का ब्यौरा देने के जिला अस्पताल के निर्देश के बावजूद कहीं डिस्प्ले बोर्ड ही दिखाई नहीं दिया। मरीज के परिजनों के मुताबिक बहाने बनाकर उनसे रुपए लिए जाते हैं।
जो धावाधन निरंतर यहाँ पे जो कोविड हॉस्पिटल है समय समय पर जा कर के उसको चेक किया जाता है। उसी क्रम में आज प्रसाद हॉस्पिटल में ही विवेक रंजन मैत्रेय IAS नगर आयुक्त महोदय के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे किया। कोई यहाँ पे शिकायत वाली बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। कटिहार में सोनी और सुलेखा नाम की 2 नर्स लगातार कोरोना मरीजों की देखभाल में जुटी हैं। दोनों 6 और 7 महीने की गर्भवती हैं, लेकिन इसके बाद भी ये कोरोना मरीजों की पूरी देखभाल कर रही हैं। सुलेखा तो ड्यूटी के दौरान एक बार कोरोना पॉजिटिव भी हो गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर दोनों नर्सों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री और कटिहार जिले के प्रभारी मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। जिस दिन खबर करने गए थे उस दिन आप पॉजिटिव हो गया था, अब नेगेटिव भी हो गया और आज सम्मान मिला है। न्यूज़ 18 खबर को उठाया था, किस तरह से देखते हैं? ये हमको अच्छा लग रहा है कि उस दिन हम लोग बहुत ही ज़्यादा ही पैनिक हो गए थे। जिस दिन मेरा रिपोर्ट आया था तो मैं अपने आप में बहुत ही पैनिक होकर रो भी रही थी। सब खुद को संभालना इतना मुश्किल लग रहा था, लेकिन सब लोग ने हमको हौसला दिया और बोले कि जल्दी हैं, और सबके दुआ से आज हम निगेटिव भी हो गए। सब पटना से सटे फुलवारी शरीफ में स्थानीय लोगों ने कोचिंग में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को पीट कर अधमरा कर दिया। शिक्षक मस्जिद के पास मोबाइल से बात कर रहा था। इसी दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे लोगों का वो वीडियो बना रहा है। इसके बाद भीड़ मोहम्मद रियाज के ऊपर टूट पड़ी। पीड़ित शख्स मोहम्मद रियाज बार बार गुहार लगाता रहा कि उसने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन वहशी भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। रियाज ने फुलवारी शरीफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो आदमी वहाँ पे निकला मस्जिद से नमाज पढ़ के, उन लोग सोचा कि फोटो खींच रहा है। रेस दिखा ना गाड़ी पे तो समझा कि फोटो खींच रहा है, बोला कि फोटो खींच रहा है। बाकी सब मिल करके वहाँ पे मारने लगा। दानिश नाम का एक लड़का था, और गुड्डू कोई है, गुड्डू का उसका बेटा, बड़ा बेटा है। फिर तनवीर नाम का लड़का, ये सब 2-4 ठो को हम पहचान हुए समझे, क्योंकि वो जिससे मिलने गए थे उसका भगना है, इसलिए हम पहचान रहे। ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन लोग हैं कि लापरवाही छोड़ ही नहीं रहे। पटना से सटे कुर्थौल बाजार में कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार समय खत्म होने के बाद भी लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। 11:30 बजे तक दुकानें खुली रहीं। खबर के बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। पुलिस बाजार पहुंची और जबरन दुकानों को बंद कराया गया। सवाल करने पर लोग अलग अलग बहाने बनाते दिखे। देखिए, लोग यहाँ निकलते हैं। आप 11 बजे के बाद सड़क पर निकली हैं, इस वक्त नहीं होना चाहिए सड़क पर आप। सर, मैं बैंक के लिए गई हूँ कुछ काम से। जीविका बैंक है जो नर्स के लिए बनाया जा रहा है, मैं उसी के लिए गई हूँ बैंक। बच्चे को लेकर के आप निकली हैं इस महामारी में। देखिए, यहाँ पर जो परिस्थिति है, लोगों के पास अलग अलग दलीलें भी हैं। लोग बहाना करते हैं, वो काम से निकले हैं, बैंक गए हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सीधे हमें सरकार और पुलिस के भरोसे नहीं रहना है। नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों के मुताबिक आइसोलेशन वार्ड में तैनात नर्सों के साथ मारपीट भी की गई। अब शब्द कहे गए और बदसलूकी की गई। वहीं परिजनों का कहना है कि मरीज को एडमिट करने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें इधर उधर भटकाया, जिसके चलते इलाज में देरी हुई और डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। अस्पताल में घंटों तक ड्रामा चलता रहा। मरीज को हरदिया से लाया गया था और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पुलिस ने मामले को शांत कराया। देखिए, हम लोग अपने काम कर रहे थे, उसी बीच में पेशेंट है। वो बोले कि मेरा पेशेंट आया है, उनको एडमिट करना है। हम लोग क्या किए, उन पेशेंट को एडमिट किए। एडमिट करके हम लोग अभी प्रक्रिया अभी शुरू ही कर रहे हैं एडमिट करके। तब तक वो लोग क्या किया, पूरा गाली गलौज करने लगा लोग। पूरा फीमेल मेल पूरे अटेंडेंट अंदर आ गए, पूरा चप्पल चला के मारा है लोग, गाली गलौज किया, बहुत भद्दा गाली चलाए लोग, ठीक है, और मारपीट बहुत ज़्यादा किया है। पटना के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने नर्स पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। हंगामा होता देख अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी वहां से भाग खड़े हुए।
गुस्साए परिजनों ने वार्ड में रखे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जमीन पर पटक दिया। हंगामे के बाद अस्पताल की इमरजेंसी में काफी देर तक काम प्रभावित रहा। बाद में पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि पुरानी सराय निवासी 62 वर्षीय महिला चांदो खातून को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती गई और बाद में उनकी मौत हो गई। मामला था कि एक महिला की मौत हो गई थी, जिसकी सूचना हमें मिली। इसके बाद फौरन हमने हॉस्पिटल आया और हॉस्पिटल आने के बाद हमने देखा कि कुछ लोग जो है हंगामा कर रहे थे हॉस्पिटल में। इस कारण हमने सब लोगों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन लोग उग्र अवस्था में थे उनकी महिला की मौत से। लखीसराय के महावीर स्थान के पास एक शादी समारोह के दौरान हंगामे की तस्वीर सामने आई है। शादी समारोह में काफी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही थी। तभी नगर थाना पुलिस और सदर बीडीओ नीरज कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर कुछ लोग वहां से भागने लगे। बैंड बाजे वाले और कई दूसरे लोग अचानक पुलिस को देखकर दहशत में आ गए और सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। हालांकि जब सदर बीडीओ ने महिलाओं से लॉकडाउन उल्लंघन की बात कही तो महिलाएं पुलिस के साथ ही उलझ पड़ी और बदसलूकी की। काफी देर बाद मामले को शांत कराया जा सका। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक बिहार में शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों के ही शामिल होने की इजाजत है। बिहार में बीते 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों ने कर्ज लेकर प्याज की खेती की थी, लेकिन जब तैयार प्याज की फसल को घर ले जाने की बारी आई तो मूसलाधार बारिश ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बारिश से नालंदा जिले में प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। फसल भीग जाने के बाद प्याज के सड़ने का खतरा है, इसलिए मंडी में बिक्री की उम्मीद भी नहीं है। पानी का दिक्कत हो रहा है, पानी का निकास नहीं है। पानी जो बारिश का पानी जमा होता है खेत में तो निकालने का दिक्कत होता है। ये 3-4 दिन से लगातार बारिश पड़ रहा है। हम लोग का प्याज ही खेत में ही रह जाएगा, सड़ जाएगा खेती में ही। लगातार बारिश पड़ रहा है, पानी से नुकसान हो रहा है। पानी कैसे से पड़ रहा है? 3-4 दिन से रहा। अच्छा, तो प्याज डूब गया क्या हुआ? हाँ, पानी डूब गया। जो उखड़ा हुआ प्याज है सब नहीं भाऊ, तो क्षति हो ही जाएगा। जो लगा हुआ है जो प्याज तो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। माँ की तीमारदारी भी और मानवता की सेवा भी, बेटे का फर्ज भी और इंसानियत की खिदमत भी। कोविड वार्ड में एक ऐसा संजीवनी मित्र जो पेशे से टीचर है, इस अस्पताल में मानवता का पाठ पढ़ा रहा है। ऐसे की हाथों में हाथ लेकर मरीजों में विश्वास पैदा करते हैं, तो अपनी कोरोना संक्रमित मां की देखभाल में ये बेटा कोई कसर नहीं छोड़ता। मिलिए इनसे सीहोर के रहने वाले संतोष सोनी, जो उत्कृष्ट स्कूल में कॉमर्स के टीचर हैं, जिनका इस महामारी ने इम्तिहान लिया। संतोष सोनी की 83 साल की बुजुर्ग मां कोरोना संक्रमित हुई। इलाज के लिए भोपाल के एम्स में भर्ती करवाया गया। मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको घर पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर हम लोगों ने उनकी जांच करवाई तो सीटी स्कैन में कुछ पता लगा कि उनको कोरोना के लक्षण है। मेहसाना जिले के एक अस्पताल में पीपीई किट में ये जो दिख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर पार्थ राज गोहिल। दूसरी पहचान है वो मेहसाना जिले के एसपी हैं। आजकल कोरोना काल में पुलिस यूनिफॉर्म में जिले की कानून व्यवस्था तो देखते ही हैं, साथ ही साथ पुलिस परिवार में जो कोरोना संक्रमित हुए हैं उनके इलाज में भी सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि वो आईपीएस बनने से पहले डॉक्टर थे, इसलिए उनका मेडिकल ज्ञान कोरोना काल में खूब काम आ रहा है। मरीजों को कौन सी दवाई दी जा रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स क्या हैं, ये सारी जानकारी आईपीएस पार्थराज गोहिल खुद लेते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में वलसाड के जिला एसपी डॉक्टर राजदीप झाला भी पुलिस परिवारों की मदद में आगे आए हैं। पुलिस परिवार में जब जिले का कप्तान खुद उनके सही इलाज की चिंता करे तो जाहिर है मरीज का मनोबल और बढ़ता है।
कोरोना को चित करने के लिए कोरोना वॉरियर्स दिन रात जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। डॉक्टर जहां अस्पतालों में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं पुलिस जवान भी दिन रात सड़कों पर कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए डटे हैं। ड्यूटी के बाद भी पुलिस के जवान लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह करा रहे हैं। रीवा के मऊगंज थाने में तैनात टीआई विद्या तिवारी को ही देख लीजिए। ये संगीत की धुनों पर लोगों को कोरोना से कुछ इस तरह जागरूक कर रहे हैं। एक सप्ताह पहले खुद टीआई साहब और उनकी बेटी कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद विद्या तिवारी को ये ख्याल आया कि सिर्फ ड्यूटी के दौरान लोगों को जागरूक करने से बात नहीं बनेगी, लोगों को कुछ अलग अंदाज में भी कोरोना से सावधान करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर टीआई का ये अंदाज अब तेजी से वायरल हो रहा है। अहमदाबाद और मुंबई के बाद पंजाब के मोहाली में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत हो गई। इस मुहिम के तहत लोगों को गाड़ी में बैठे बैठे टीका लगाया जा रहा है। फिलहाल वहां यह सेवा केवल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जा रही है, जो अपनी गाड़ी में बैठकर वैक्सीन लगवाने पहुंचे, जहां उनका आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया गया और फिर गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्हें टीका लगा दिया गया। इस मुहिम की वजह से इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए न तो धक्के खाने पड़े और न ही एक जगह पर भीड़ इकट्ठा हुई, क्योंकि लोगों को गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरना पड़ा और सारा काम उसमें बैठे बैठे ही हो गया। अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको लगता है सहूलियत है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सहूलियत है। अहमदाबाद और मुंबई की तरह ही मोहाली में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन अभियान के लिए जबरदस्त क्रेज दिखा और कुछ ही घंटे में बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया। 1.5 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा लोग लगवा के चले भी गए हैं। फिलहाल जिले में ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर सिर्फ एक ही है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। साइकिल की सवारी कर रहे ये रविशंकर पवार हैं। इंदौर से 10 किलोमीटर दूर ग्राम तलावली के रहने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनकी इतनी भूमिका क्यों बताई जा रही है, तो जान लीजिए, इन्होंने मुश्किलों के आगे हार नहीं मानी, इसलिए हम बता रहे हैं आपको इनकी कहानी, जिसका विलेन कोरोना है और हीरो खुद रविशंकर पवार और इनकी ये साइकिल। कोरोना काल में शहर शहर लॉकडाउन है। ऐसे में रविशंकर पवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। लंबे वक्त से मानसिक रोग से पीड़ित पत्नी का पैर फिसलने के बाद इलाज के दौरान निधन हो गया। रविशंकर पवार को जब यह खबर दी गई तो इंदौर से आगर जाना था, लेकिन साधन कोई भी नहीं था। ऐसे में रविशंकर ने साइकिल से ही आगर जाने का फैसला कर लिया। और इसी के साथ खबर 1 मिनट में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।